कितना भी डिजिटल हो जाए हिंदुस्तान, लेकिन देश की शान है देश का किसान। दर्शकों नमस्कार, चौपाल के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनामिका। आज के किसान आत्मविश्वासी होते हैं और साथ ही परिश्रमी और धैर्यवान होते हैं। ये बहुत ही जागरूक होते हैं और हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि आपको खेती बाड़ी से संबंधित सभी छोटी बड़ी बातों से रूबरू कराना। और इसीलिए आज हम आए हैं कुलास कला सीहोर में। और आज हमारे कार्यक्रम का विषय है रबी की फसलों में समसामयिक कार्य। और आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर जे कनोजिया जी, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र सीहोर में वैज्ञानिक हैं। साथ ही हैं RS सूर्यवंशी जी, जो कि MSc हॉर्टिकल्चर दलहनी फसलों के विशेषज्ञ हैं। साथ ही हैं धर्मेंद्र पटेल जी, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र सीहोर से हैं, कृषि प्रसार। और साथ ही हमारे बीच एक सफल किसान भाई भी हैं, गजराज वर्मा जी। और हमारे बीच हमारे सहयोगी राहुल जी और कुछ सफल किसान भाई और कुछ सफल महिला कृषक बहनें भी हैं। तो हम इनसे भी रूबरू होंगे। पर सबसे पहला मेरा सवाल है डॉक्टर कनोजिया जी आपसे कि जैसे कि अभी रबी का सीज़न चल रहा है, तो रबी की फसलों में क्या समसामयिक कार्य किए जाने चाहिए? किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम जितनी भी फसलें उगाते हैं वो मुख्य रूप से उनको हम तीन मौसम में देखते हैं। खरीफ का मौसम होता है जो वर्षा काल का होता है। वर्तमान जो समय ये हमारी रबी फसलों का मौसम है। और इसके उपरांत जब हम गर्मियों में अपनी फसलें उगाते हैं तो उसे हम जायद काल का या गर्मी के फसलों की श्रेणी में लेके जाते हैं। वर्तमान समय में रबी में अनाज की फसलें, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें और मुख्य रूप से इनमें हमारे पूरे प्रदेश में अनाज की फसलों में गेहूं हमारा मुख्य फसल है। तिलहनी फसल की यदि हम बात करें तो तिलहनी फसल में सरसों हमारे पूरे ही प्रदेश में अलग अलग जिलों में बहुतायत रकबे में उगाया जा रहा है। और वहीं पर दलहनी फसल की जब हम बात करते हैं तो दलहनी फसल में मुख्य रूप से चना की फसल और मसूर की फसल हमारे किसान भाई रबी मौसम में उगाते हैं। और दालों में अगर हम देखें तो अरहर, जो कि इस समय पर कटाई के योग्य होती है, जो हमारे मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र से लेकर दक्षिण का जो क्षेत्र है वहाँ पर अरहर की फसल कटाई के लिए खड़ी हुई है। अब इसमें हम गेहूं की यदि बात करें तो गेहूं की जो हमारी फसल है पूरे प्रदेश की, जहाँ पर हमारा खरीफ मौसम में सोयाबीन की फसल होती है, वहाँ पर गेहूं फसल की बुआई चूँकि जल्दी किसान करते हैं। जो धान वाला क्षेत्र है वहाँ पर गेहूं की बुआई विलंब से होती है। दोनों ही स्थितियों में जहाँ जो धान वाला क्षेत्र है वहाँ पर हमारी गेहूं की फसल लगभग 1 माह की अभी हुई है। और जो सोयाबीन वाला क्षेत्र है वहाँ पर 50 से 60 दिन, और कहीं कहीं जो सीमित सिंचाई का क्षेत्र है वहाँ पर खास तौर से हमारी जो सरबती गेहूं का जो क्षेत्र है वहाँ पर हमारी फसलें 70 से 75 दिनों की हो चुकी हैं। और अभी जो फसल की स्थिति है उसमें गेहूं की फसल में मुख्य रूप से हमारे किसान भाइयों को सिंचाई पर विशेष ध्यान देना है। फसल की क्रांतिक अवस्था पर सिंचाई देना बहुत ही जरूरी है। गेहूं फसल में पूर्ण सिंचित अवस्था पर हम 20 से 25 दिनों के अंतराल पर गेहूं में सिंचाई देते हैं। जहां पर हमारे किसान भाइयों की सीमित सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं वहां पर 2-3 अवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं जो हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखनी होती हैं। गेहूं में 20 से 25 दिनों पर पहली सिंचाई, दूसरी सिंचाई हम गेहूं जब मिल्किंग स्टेज में होता है उस अवस्था पर, दूधी अवस्था में होता है उस अवस्था पर हम जरूर करें। वर्तमान में गेहूं में कहीं कहीं पर जो शिकायतें हमारे किसान भाइयों से प्राप्त हो रही हैं, फसल में आर्मी वर्म कीट का प्रकोप देखा जा रहा है। और ये कीट मौसम में जो परिवर्तन और उतार चढ़ाव है, तापमान में जो बढ़ोतरी और अचानक नीचे जाता है, और मौसम में जो आर्द्रता है, नमी बनी हुई है, उसके चलते इस कीट का प्रकोप ज़्यादा देखने में आ रहा है। किसान भाई अपने फसल की निरीक्षण करते रहें। इस कीट को पहचानने का जो लक्षण है फसल में ध्यान से देखें तो पत्तियां कटी हुई नजर आती हैं। कीट दिन में दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये कीट रात्रिचर है, मतलब रात में फसल को नुकसान पहुंचाता है। और अगर इसका प्रकोप कहीं अधिक दिखाई दे रहा है तो किसान भाई अनुशंसित जो कीटनाशक दवाइयां हैं उनका उपयोग करें, छिड़काव कर दें। इनमें मुख्य रूप से इमामेक्टिन बेंजोएट 5% जो दवा है इसकी 80 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना। वहीं पर जो चना की फसल है वो लगभग पुष्पन की, अगर हम औसत उसमें बात करें तो वर्तमान में हमारी जो चना की फसल है वो पुष्पन अवस्था में है। और इस अवस्था में
कीट का प्रकोप विशेष तौर से किसान भाइयों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। सरसों फसल में दाना भरते समय, फलियों में दाना भरते समय यदि किसान भाइयों के पास सिंचाई उपलब्ध है तो एक सिंचाई उसमें ज़रूर कर दें। इससे उत्पादन पर काफ़ी बेहतर और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। ने बहुत अच्छी जानकारी दी और दर्शकों आपने देखा कि किस तरह से रबी की फसलों में समसामयिक कार्य किए जाने हैं अभी। तो अभी हमारे बीच धर्मेंद्र पटेल जी भी हैं और पटेल साहब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है ये किसानों की सबसे बड़ी चुनौती कह सकते हैं या समस्या कह सकते हैं। तो आप इस बारे में आप हमें बताएं कि आप किसानों तक ये जो परिवर्तन की सूचना किस तरह से पहुंचाते हैं ताकि उत्पादन पर बहुत अधिक प्रभाव ना पड़े। नमस्कार किसान भाइयों। जैसे कि आज वर्तमान में हमारे किसानों के सामने एक सबसे बड़ा चुनौती है खेती में मौसम एवं जलवायु परिवर्तन, जिसके कारण जो है कि कभी कभी हम देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में अचानक मौसम में परिवर्तन होने के कारण लगभग जो है कि हमारी फसलें पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है, जिसमें किसानों को हमारे जो कृषि के तंत्र है या कृषि संचार के ऐसे कौन कौन से माध्यम है जिनका हम जो है कि उपयोग करके किसानों को उन तक सही समय पर जो है कि हम जानकारी पहुंचा सके। जिसमें हम देखते हैं कि सबसे जो महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है, दो प्रकार के माध्यम होते हैं, जिसमें एक तो होता है प्रिंट मीडिया और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया का उपयोग आज हम देखते हैं कि किसान भाई जो है कि इसका उपयोग बहुत कम मात्रा में करते हैं, जिसमें प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रिंट मीडिया के यदि हम अवयव की बात करें जिनका उपयोग हमारे किसान साथी कर सकते हैं, जिसमें दैनिक समाचार पत्र हो गए, वीकली या साप्ताहिक समाचार पत्र हो गए, पाक्षिक समाचार पत्र हो गए और मासिक समाचार पत्र हो गए। इसके अतिरिक्त जो हमारे सूचना के जो स्रोत है, यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जो अलग अलग क्षेत्रों में जो अनुसंधान केंद्र स्थापित है, उन केंद्रों से जो है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी तकनीकियाँ ईजाद की गई है फसलों से संबंधित, उनके जो है कि साहित्य और बुलेटिन भी तैयार होते हैं, जो कि हमारे किसान भाई जो है कि उनका उपयोग करके भी इस जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करके अपनी जो कृषि उत्पादन है उसको हम किस प्रकार से यथावत रख सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई किस प्रकार से हम कर सकते हैं, जिसका उपयोग कहीं ना कहीं जो है कि हमारे किसान साथी करते हैं। इसके अतिरिक्त एकदम क्विक या त्वरित माध्यम है ऐसा जो है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें अलग अलग जो हमारे कंपोनेंट होते हैं, जिसके अंतर्गत टेलीविज़न जिसको हम बोलते हैं टीवी, इसके बाद रेडियो, इसके अतिरिक्त मोबाइल और इंटरनेट, इन माध्यमों का उपयोग भी करके हम जो है कि हमारे जलवायु परिवर्तन के कारण या जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां हैं उनसे संबंधित जो हमारे कृषि अनुसंधान केंद्रों से जो तकनीकें ईजाद की गई है उनका जो है कि उपयोग हम करके हमारी जो है कि फसलों का जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान से हम उसको बचा सकते हैं। जिसमें हम देखते हैं कि आज लगभग हमारे सभी किसान साथियों के पास में एंड्रॉयड मोबाइल होता है और उस एंड्रॉयड मोबाइल में इंटरनेट के माध्यम से हमारे किसान साथी जो है कि हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जो विभिन्न जो संस्थान है उनकी जो ऑफिशियल या कार्यालयीन जो वेबसाइटें होती है उनका भी जो है कि भ्रमण करके उन पर जाकर कृषि की जितनी भी आधुनिक तकनीकियाँ है विश्लेषण करके अध्ययन करके जो है कि अपनी फसलों में वो जलवायु परिवर्तन या हम बोल सकते कि जो समस्या है जो वर्तमान में जो आ रही है उनका जो है कि वो समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ने बहुत अच्छी जानकारी दी और किसान भाइयों आपने देखा कि आज जो है मोबाइल हमारे लिए कितना ज़रूरी है और आप नए नए ऐप को देख सकते हैं। कृषि ऐप बहुत सारे हैं और साथ ही कृषि वैज्ञानिकों से भी सीधे जुड़ सकते हैं और जलवायु परिवर्तन की सीधे जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं और होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। और अभी हमारे बीच सूर्यवंशी सर भी हैं। तो सूर्यवंशी जी, अगला सवाल मेरा आपसे है, अभी जैसे कि उद्यानिकी की फसलों की बात करें तो उद्यानिकी में कौन कौन से समसामयिक कार्य किए जाने चाहिए? किसान भाइयों को नमस्कार। अभी वर्तमान समय की अगर हम बात करें, अभी रबी का समय चल रहा है और रबी के समय अगर हम सब्जियों की खेती करते हैं तो सब्जियों की खेती में पाले का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है और पालों को बचाव के लिए हम जो सबसे पहला इसमें स्प्रिंकलर मेथड जो होता है, स्प्रिंकलर मेथड का हम यूज कर सकते हैं, जिससे कि पौधे वाश हो जाएंगे और पाले के बचाव से हम बच सकते हैं। खेतों के चारों तरफ हम धुआं का उपयोग करेंगे, धुआं करने से पालों का प्रयोग कम होता है। नंबर तीसरा ये है कि अगर हम सब्जी लगाना चाहते हैं तो उसमें वैरायटी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है। अगर हम सही वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे
तो हमें प्रोडक्शन भी अच्छा मिलेगा। जैसे अभी वर्तमान समय में ब्रोकली का सीज़न चल रहा है, और जो ब्रोकली है, ब्रोकली की पौध जैसे रेनफॉल सीजन में इसको 3 से 4 इंच ज़मीन से ऊपर की क्यारियाँ बनाते हैं, और रबी के समय 3 से 4 इंच निचली क्यारियाँ बनाते हैं। निचली क्यारियाँ बनाने से मॉइस्चर कंटेंट बना रहता है, और इसमें क्यारियाँ से में बहुत बढ़िया प्लांटेशन इसमें हम डेवलप कर सकते हैं। अभी ब्रोकली, उसके बाद पत्ता गोभी की भी बहुत अच्छी उपज और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हमें मिल जाता है। अगर पत्ता गोभी में रबी के सीज़न में अगर हम बात करें तो इसमें प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है वो 1 फीट बाई 1 फीट पे हम लगभग 40,000 पौधों का रोपण कर सकते हैं। और इसके बाद में इसमें काफ़ी पेस्टिसाइड, काफ़ी कीड़े का अटैक होता है, जिससे कि हमें इसको जो कीड़े का अटैक होता है वो जैविक कंट्रोल से ही हम नियंत्रित किया जा सकता है। जैविक के माध्यम से अगर हम इंसेक्टिसाइड अगर बनाएंगे तो उसमें नीम की पत्ती, आक की पत्ती, एलोवेरा की पत्ती और भी जो गाजर घास की पत्ती, इन पत्तियों को हम एक ड्रम में लगभग 15 से 20 दिन के लिए हम उसमें रख देंगे, और उसमें रखने के बाद में हम उनका स्प्रे करेंगे। कुछ केमिकल इंसेक्टिसाइड भी है, उनका भी यूज कर सकते हैं, और जैविक का भी इंसेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर हम उनका फोलियर स्प्रे करेंगे तो इंसेक्ट से हमें मुक्ति मिलेगी। और भी जैसे फसलें हैं अभी के समय, जैसे गेहूं में, तो गेहूं में अभी जो वर्तमान समय में चल रहा है जाड़े से बचाव के लिए, तो जैसे सल्फर का स्प्रे है, सल्फर का स्प्रे भी कर सकते हैं, बोरान का स्प्रे कर सकते हैं दाना भराव के लिए, ताकि इसमें अच्छी उपज भी हमें प्राप्त हो। अब अगर हम क्रॉप लेंगे हम, तो सोयाबीन की क्रॉप, गेहूं की क्रॉप और मूंग की क्रॉप, तो 3 ही क्रॉप हम पूरे साल में ले पाते हैं पीरियनियल में। अगर हम इंटरकल्चर से रीचा 2000 है जो तुवल की खेती है, इससे अगर इसमें बीच में इंटरकल्चर करते हैं तो हम 5 क्रॉप पूरे साल भर में ले सकते हैं। जब 5 क्रॉप अगर हम लेंगे तो 5 क्रॉप की जो यील्ड है वो भी अलग अलग महीने पे तैयार हो जाएगी। तो इसमें हम नंबर ऑफ क्रॉप बढ़ा सकते हैं, जहां हमारी आय एक फसल से लगभग 25 से 30 हज़ार की सोयाबीन, लगभग 40 हज़ार गेहूँ, प्लस 30 हज़ार मूंग, लगभग जो क्रॉप है वो 3 क्रॉप हमने ली है, और 3 क्रॉप से हमें लगभग 1 से सवा लाख का ही बेनिफिट हुआ है। लेकिन अगर हम तुवल के साथ अगर इंटरकल्चर की खेती करते हैं तो इसमें 35 से 40 हज़ार का सोयाबीन, नंबर 1। नंबर 2, जो तुवल की जो क्रॉप है हमारी, फर्स्ट कटिंग 10 कुंटल, एटलीस्ट ये मान के चलिए कि 1 लाख रुपए ये हो गए। सेकंड कटिंग जो हमने अप्रैल के लास्ट में जो हमने ली है क्रॉप, वो लगभग 5 कुंटल, तो 50-60 हज़ार रुपये उसके हो गए। और उसके बाद में एक मूंग की क्रॉप ली हमने, तो मूंग के क्रॉप के कम से कम 30-35 हज़ार रुपये। तो इस टाइप से हम लोग उसमें लगभग 2.25 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तक की हम आय अर्जित, किसान अगर मन लगा के काम करे तो 1 एकड़ से 2 लाख तक की आय अर्जित कम से कम कर सकता है। तो यही एक नया अचीवमेंट था इसमें अरहर में। और सूर्यवंशी जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और किसान भाइयों, आपने देखा कि किस तरह से सीमित क्षेत्र में भी बहुत अच्छे से उत्पादन किया जा सकता है, और उद्यानिकी फसलों में अभी क्या क्या समसामयिक कार्य किए जाने चाहिए। और अभी हमारे बीच एक सफल किसान भाई भी हैं, गजराज वर्मा जी। तो गजराज जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। गजराज जी, हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि कैसे आपने खेती की शुरुआत की, और खेती के साथ साथ दर्शकों, इन्होंने आज एक प्रोसेसिंग यूनिट डाली है, और कच्ची घानी की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो है, इन्होंने कई लोगों को रोज़गार दिए हैं। तो गजराज जी, एक बार फिर से आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने बारे में हमें बताएं कि कैसे आपने शुरुआत की, और ये प्रोसेसिंग यूनिट तक का सफ़र कैसा रहा। सबसे पहले मैंने 1 एकड़ में जैविक खेती 16 वर्ष पहले स्टार्ट की थी। उसके बाद मैंने धीरे धीरे आज 15 एकड़ में जैविक खेती कर रहा हूँ। उसमें बहुत तरह की विभिन्न फसलें हैं, गन्ना है, हल्दी है, सरसों है, लहसुन है, प्याज है, ऐसी काफ़ी फसल पैदा करता हूँ, और उनका प्रोसेसिंग करके उसको मार्केट तक पहुँचाता हूँ। खेती लाभ का धंधा ऐसे नहीं बन सकती जब तक आप उसका प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, प्रोसेसिंग करके उपभोक्ता तक नहीं पहुँचाएंगे, तो खेती लाभ का धंधा नहीं बनती।
मेरे पास अभी कच्ची घानी की प्रोसेसिंग यूनिट भी डली हुई है। साथ में अचार, मसाले, बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार कर रहा हूँ। आज उपभोक्ता को जो चीज़ की आवश्यकता है, वो चीज़ की मैं ज़रूरत पूर्ति कर रहा हूँ। तो इस कारण मेरे को हमेशा रेट भी अच्छा मिलता है, मनचाहा रेट मिलता है। गन्ने का गुड़ बना के उसकी खांड बनाता हूँ, पाउडर तैयार करता हूँ, तो उसका जो भी मेरे को रेट चाहिए वो रेट मिलता है। अनाज डायरेक्ट के उपभोक्ता तक पहुँचाता हूँ। तो मेरा जो मार्केट है वो उपभोक्ता तक है, और उसकी प्रोसेसिंग करके और मैं काफ़ी खुश हूँ, काफ़ी लोगों को रोज़गार दे रहा हूँ। तो अभी हमारे बीच राहुल जी हमारे सहयोगी हैं और कुछ सफल किसान भाई और कुछ महिला कृषक बहनें भी हैं। तो राहुल जी इनसे बातचीत करेंगे, इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे कि किस तरह से कृषि में क्या-क्या नवाचार इनके द्वारा किया गया है। धन्यवाद अनामिका जी। साथियों, मैं इस क्षेत्र के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि चौपाल चर्चा में आज जहाँ हम आए हैं कुलास कला गांव का नाम यहाँ से निकलने वाली कुलास नदी के नाम पर पड़ा है। जैसे भोपाल के तालाब में करीबन 70% पानी कुलास नदी से जाता है, और इसलिए यह गांव बहुत विशेष होता है। और जिस फार्म पे हम आए हैं, जो कि गजराज जी का फार्म है, ये समेकित कृषि प्रणाली से इस तरीके का एक उन्नत काम कर रहे हैं, जहां ये ना केवल गेहूं चने की खेती, बल्कि हल्दी की, कई तरह की सब्जियां, अमरूद का बगीचा, गन्ने को उगाते हैं। और ये ना केवल उत्पादन पे ध्यान दे रहे हैं, बल्कि उनका प्रसंस्करण करके नवाचार को अपनाया है। शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हमारे मध्य प्रदेश के समक्ष एक मॉडल प्रस्तुत किया है। इसी कड़ी में हमारे साथ हैं कई सारे किसान भाई, सफल कृषक, जिनसे हम आपका परिचय कराएंगे। आइए हम परिचय कराते हैं। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार वर्मा, ग्राम नरसिंहखेड़ा, तहसील इछावर का एक किसान हूँ। मैं गजराज जी से भी प्रेरित होकर मैंने जैविक खेती और ये खेतियाँ कर रहा हूँ। मैं कम खर्च में अधिक पैदावारी ले रहा हूँ, जिससे आज मैं एक उच्च स्तर पर पहुँच गया हूँ। आज मैं दिसंबर में मिलियन फार्मर से भी अवार्ड मिला मेरे को। बहुत बढ़िया, आपको पुरस्कार मिला। बिल्कुल, आपको और पुरस्कार मिले। जी, आपका नाम, परिचय? मेरा नाम है अनिल वर्मा। मैं ग्राम बफापुर ढाकनी गांव से हूं, तहसील आष्टा, जिला सीहोर। मुझे भी आज मेरा प्रेरणा स्रोत श्री गजराज भैया और हमारे दिनेश भैया, डॉक्टर कौंदोदिया जी सर के माध्यम से कृषि अवार्ड दिल्ली में लगभग 2 साल से मिल रहा है। और ये कृषि अवार्ड हमारा अकेले का नहीं है, हमारे क्षेत्र के पूरे किसान भाइयों का कृषि अवार्ड है। तो मैं सभी किसान साथियों से निवेदन करूंगा कि मैं अकेला हूं इस पुरस्कार का, अब वो नहीं हूं। सभी किसान साथी हमारे, जिनको ये कृषि अवार्ड मिला है हमारे माध्यम से। बिल्कुल साथियों, आज हमारे साथ कई पुरस्कृत किसान हैं और वाकई में हमारे किसान भाइयों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी कड़ी में हमारे साथ और कृषक हैं जिनसे आपका परिचय कराएंगे। जी, मैं अर्जुन सिंह राजपूत बिलाक भेरोंदा से हूँ। मैं भी जैविक खेती करता हूँ और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से ही ये सब कुछ हुआ है मेरा। महिला सफल कृषकों का भी परिचय आपसे कराते हैं, वो किस प्रकार से अपना काम कर रही हैं, उनका परिचय जानेंगे। जी, नमस्ते सर, सब सरों को, सब दीदियों को। मेरा नाम है शीला प्रजापति। मैं कुलास खुर्द के रहने वाली हूँ, विकास खंड सीहोर से हूँ। और मुझे थोड़ा सा जानकारी चाहिए थी सर वगैरह से, कुछ जैविक दवाई के बारे में। किसान कृषि सखी हूँ मैं भी सर एक, और मुझे थोड़ा जानना था सर से कि जैविक दवाई के बारे में कैसे बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं। जैसे हम जैविक दवाई का जो उपयोग करते हैं उससे हमें लाभ पूरा नहीं मिल पा रहा है सर। सर, जैविक दवाई के विषय में जानना चाहते हैं। बिल्कुल, सवाल आपके जवाब दिए जाएंगे, पर पहले हम अपना परिचय का क्रम आगे बढ़ाते हैं। जी सर नमस्कार, मैं ममता महेश्वरी कुलास खुर्द की रहने वाली हूँ, जिला सीहोर। सर मेरा नमस्कार सर, सभी को नमस्ते। मेरा नाम शकीला है, कुलास खुर्द के रहने वाले हैं। थोड़ा सा लहसुन के बारे में पूछना चाहेंगे सर से। पीला हो रहा है लहसुन हमारा, उसके बारे में पूछना है। जी, हमारी महिला कृषक के मन में कई सारे सवाल हैं सर। जैविक दवाई किस तरीके से बनाई जाए, तो थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिएगा डॉक्टर सर। कनौजिया जी आपसे निवेदन करूंगी कि आप इस समस्या का समाधान बताएं कि जैविक तरीके से किस तरह से जैविक खादों का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको क्या घर में तैयार किया जा सकता है, और किस तरह से जो है इनको जैविक खेती के द्वारा लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो क्या क्या कमियां हैं जिसकी वजह से ये समस्या आ रही है।
जी अनामिका जी, हमारे महिला किसान दीदी ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। चूँकि महिलाएं हमारी कृषि में उन सारी गतिविधियों में संलग्न रहती हैं, ख़ास तौर से फसलों में बुआई के उपरांत, चाहे निदाई खुदाई की बात हो या फसलों में कोई समस्या आती है, कोई कीट लग गया है या कोई बीमारी लग गई है, उस पर उनकी बड़ी कड़ी निगाह रहती है कि उसको वो देखते हैं और उसमें प्रयास करते हैं कि वो कैसे उससे बचाया जा सके। और इस कड़ी में ये भी अभी देखने में आ रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से हमारी कृषि में रसायनों का जो उपयोग है वो अंधाधुंध उपयोग हुआ है और स्थितियां ये बनती जा रही हैं। पहले जहां किसान एक रसायन का उपयोग करता था, आज औसतन एक ही फसल में 4-4, 5-5 तरीके के रसायनों का उपयोग करना पड़ रहा है। उसके उपरांत भी उनकी जो समस्या है उसका निदान, उतना प्रभावी निदान उनको नहीं मिलता है। तो धीरे धीरे अब हमारा जो परंपरागत, हम ये कह सकते हैं कि पहले भी हमारी फसलें होती थी किंतु उनमें ऐसी समस्याएं रोगों की या कीटों की नहीं होती थी जो कि वर्तमान फसलों में दिखाई दे रही हैं। और महिलाओं का इस दिशा में जो सोचना है, समझना है, मैं कहता हूँ ये तो एक बहुत ही अच्छी सोच और समझ है हमारे महिला किसानों में कि वो जैविक विधि से अपनी फसलों में रोग और कीट नियंत्रण के कार्य करना चाहती। तो यहाँ पर मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि जो जैविक पद्धति है हमारी कृषि की, उसमें सिर्फ कीट या रोग प्रबंधन की ही बात नहीं होती है। हमें फसल बुआई के प्रारंभिक चरण से ही कई बातों का ध्यान रखना होता है। तो उस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हमारी खेत की मिट्टी में यदि पर्याप्त मात्रा में जीवांश उपलब्ध है, मतलब हम यूँ कहें कि जैविक खेती का एक जो घटक है कि पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की उपलब्धता यदि हमारी फसलों को है, तो फसलें हमारी प्रारंभिक अवस्था से ही अपनी वानस्पतिक वृद्धि को अच्छा करती हैं और फसल भी अच्छी तरीके से निकल के आती। मतलब फसल यदि स्वस्थ होगी तो फसल में रोग और कीटों का प्रकोप भी कम होगा। डॉक्टर कनौजिया जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत अच्छा समाधान भी बताया कि किस तरह से जो है गौमूत्र और गोबर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए एक बार हम फिर से आपको ले चलते हैं हमारे सहयोगी राहुल की ओर। साथियों, कार्यक्रम की इस कड़ी में हम जानेंगे, हमारे साथ मनोज जी हैं जो कि समेकित कृषि प्रणाली से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो किस तरीके से इनने इस मॉडल को अपनाया और वर्तमान में ये क्या काम कर रहे हैं? जी धन्यवाद। मैं यह पूछना चाहूँगा मार्गदर्शक मंडल से कि हम जब अधिक आमदनी प्राप्त करने के लिए खेती के विभिन्न पहलुओं को अपनाते चले जाते हैं, तब उनसे जुड़ी हुई बाज़ार की समस्याएं आम बात होती है हम किसानों के लिए। हम देखते हैं कि जिस प्रकार से दूध का एकत्रीकरण करके बाज़ार में उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है, क्या इस तरह से सब्जी उत्पादों को संगठित माध्यम से, सहकारिता के माध्यम से एकत्रित करके और शहरी उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए क्या सरकार की कोई कार्य योजनाएं हैं या हम किसी विभाग से इस प्रकार की सहायता प्राप्त कर सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? डॉक्टर कनौजिया जी, इनका सवाल बहुत अच्छा है कि अब उत्पादन तो हो गया पर उसका सही मूल्य प्राप्त हो सके तो उसको किस तरह तक बाजार में पहुंचाया जाए कि उन्हें सही मूल्य प्राप्त हो सके। देखिए अनामिका जी, बिल्कुल सही बात है और हमारे किसानों की ये आम तौर पर समस्या रही है। इन समस्याओं पर सरकार के स्तर पर भी मतलब मंथन और मनन होते रहे हैं और कार्य योजनाओं को मतलब योजनाओं को भी बनाया गया है। और इस कड़ी में आज के परिदृश्य में अगर देखें तो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पादक जो हमारे समूह हैं, किसान उत्पादक जो संगठन है, जो कि भारत सरकार का एक विशेष कार्यक्रम है और हमारे किसानों की इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कि हमारे जो छोटे छोटे किसान हैं वो अपने उत्पाद को ठीक से बाजार में विक्रय नहीं कर पाते हैं, चूँकि उसकी मात्रा बहुत छोटी होती है। छोटी जब मात्रा हमारे किसी भी उत्पाद की होती है तो बाजार में उसकी कीमत भी हमको कम मिलती है। लेकिन यही हमारे उत्पाद जब हम एक फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हम 200-500 की संख्या में छोटे छोटे किसानों का एक ये एफपीओ जो है, एक संगठन है, एक समूह है, और इसका जो पंजीयन है विधिवत हम सरकार के अधीन करा दें, उससे
हमारा जो उत्पाद है वो एक काफ़ी बड़ी मात्रा में आता है और एफपीओ के माध्यम से हम हमारे छोटे उत्पाद को बड़ा उत्पाद बना के बाज़ार में कहीं पर भी हम उसका विक्रय कर सकते हैं। एफपीओज़ ने, कुछ फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन ने प्रारंभ भी कर दिए हैं। खासतौर से गेहूं, चना और दालों के क्षेत्र में ऐसे प्रयास हमारे एफपीओज़ के द्वारा प्रारंभ कर दिए गए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो भी हमारे छोटे किसान भाई हैं वो अपने फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से अपनी कृषि के अपने उत्पाद को बड़ी मात्रा बनाकर अगर बाजार में ले जाते हैं तो उससे लाभ उनको जरूर होगा। तो डॉक्टर कनौजिया जी, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किस तरह से आप एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और अपने उत्पादन का सही मूल्य प्राप्त कर सकते हैं, हमारे किसान भाई को ज़रूर इसका समाधान मिल चुका होगा उनके सवाल का। तो एक बार डॉक्टर कनौजिया जी, हम आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ ही धर्मेंद्र पटेल जी, इन्होंने भी हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। RS सूर्यवंशी जी और साथ ही वर्मा जी हमारे बीच हैं। तो हम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। साथ ही मैं हमारे किसान भाइयों और महिला कृषक बहनों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने अपनी सभी समस्याओं को हमारे एक्सपर्ट्स के माध्यम से सुलझाने की कोशिश की। तो दर्शकों, आज हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हम एक नए विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।